नमस्कार, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का बीपीएससी मेकर के एक और एपिसोड में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यहाँ पर आपके बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर करंट अफेयर्स की क्लास चलती है, जिसमें आपका बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होता है। तो आज की इस वीडियो में 13 से 15 जून 2023 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे, वो संबंधित सारी जानकारी आपको विस्तार पूर्वक दिया जाएगा। जो भी छात्र पहली बार इस श्रृंखला से जुड़े हैं या फिर पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए हैं, पहले आप इस वीडियो को देखिए। अगर आपको लगे कि इस वीडियो श्रृंखला से आपकी हेल्प हो सकती है, तो निश्चित तौर पर इसका जो प्रीवियस वीडियो हमने चैनल पर अपलोड किया है, चाहे वो डेली करंट अफेयर्स का हो या फिर बिहार स्पेशल मंथली करंट अफेयर्स का हो, निश्चित तौर पर ये आपके बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रामबाण साबित हो सकता है। प्लेलिस्ट बना है, आप वहां पर जाइए, प्लेलिस्ट में जाके तमाम वीडियो को देख सकते हैं। और वीडियो का पीडीएफ फाइल का भी लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहें तो वहां से पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि हमारे तमाम स्टडी मटेरियल और नोट्स वगैरह वो बीपीएससी मेकर ऐप पर आपके लिए उपलब्ध होते हैं। चलिए फिलहाल यहाँ पर हम आ चुके हैं पिछले वीडियो के प्रश्न पे। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस जिले में हाल ही में सूफी महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया। इसके बारे में कंप्लीट जानकारी हमने आपको दिया था और आपको बताया था कि अभी हाल ही में बिहार के पटना जिले के मनेर शरीफ में सूफी महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। कोशिश कीजिए कि जो भी प्रश्न आप लोगों से पूछा जाए, आप लोग से कमेंट बॉक्स में लिखें और उसे विस्तार पूर्वक लिखें। चलिए अब यहाँ पर हम आ चुके हैं आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है कि रक्षा पेंशन दिए जाने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए बिहार के कितने जिलों में स्पर्श अर्थात सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा सर्विस सेंटरों की स्थापना की गई है। देखिए, इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करें तो अभी हाल ही में बिहार के 7 जिलों में ये स्पर्श सर्विस सेंटर की स्थापना की गई है। अभी हमने आपको जानकारी दिया स्पर्श का पूरा नाम क्या है, वो चीजें आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। स्पर्श अर्थात सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा सर्विस सेंटरों की स्थापना हाल ही में बिहार के 7 जिलों में किया गया है। यहाँ से प्रश्न अराइज इस प्रकार से भी हो सकते हैं कि इन 7 जिलों में कौन कौन शामिल है या फिर कौन इसमें शामिल नहीं है। अब यहाँ पर हम इन 7 जिलों की बात करें तो ये जानकारी यहाँ पर आपको दिया गया है। यह स्पर्श सेंटर आरा, एक्चुअली में यहाँ पर देखिए प्रश्न में या फिर यहाँ जो एक्सप्लेनेशन आप देख रहे हैं, यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ी हुई है। दरअसल अगर हम आरा की बात करें, सबसे पहले हम यहाँ पर ये पॉइंट आपको बता दूं कि यह स्पर्श सेंटर जो है ये आरा, सासाराम, छपरा, सिवान, वैशाली, मुजफ्फरपुर व भागलपुर में खोले गए हैं। दरअसल यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक्चुअली में यहाँ या तो हमें ये लिखना था बिहार में कितने जगहों पर ये कह सकते हैं स्पर्श सेंटर खोला गया, तो कुल मिला के 7 जगहों पर। अगर हमें जिला पूछा जाता तो ये 7 जिले कौन कौन से हैं, उसी पॉइंट को आप यहाँ पर दरअसल अच्छे से समझिए। जैसे कि यहाँ पर जो हमने एक्सप्लेनेशन में आरा लिखा है, बिहार में आरा कोई जिला नहीं। एक्चुअली में आरा की हम बात करें तो भोजपुर जिला के अंतर्गत एक स्थान है या फिर एक जगह है जिसका नाम आरा है। उसी प्रकार से हम सासाराम की बात करें तो सासाराम भी बिहार में कोई जिला नहीं। दरअसल सासाराम एक स्थान है रोहतास जिले का या फिर एक शहर है रोहतास जिले में। छपरा की बात करें तो ये सारण जिले के अंतर्गत एक स्थान है छपरा, और इसके अतिरिक्त सिवान तो एक जिला है, वैशाली भी एक जिला है, इसके अतिरिक्त मुजफ्फरपुर व भागलपुर। तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा सुधार कीजिएगा। अगर स्थान पूछा है तो इस प्रकार से आप ध्यान रख सकते हैं आरा, सासाराम, छपरा, सिवान, वैशाली, मुजफ्फरपुर और भागलपुर। लेकिन जिला पूछा जाए तो क्रमशः यहाँ पर इन तीनों स्थानों का नाम आप लोग चेंज करके अपनी कॉपी में इसे जरूर नोट कर लीजिएगा। आई होप कि आपको याद होगा, हमने कई बार आपको जानकारी दिया है। इसी प्रकार से कंफ्यूजन यहाँ भी अराइज होता है वैशाली और हाजीपुर को लेकर। बहुत सारे लोग हाजीपुर को जिला बोलते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि हाजीपुर नामक कोई भी जिला बिहार में नहीं है, बल्कि वैशाली जो जिला है इसका हेडक्वार्टर हाजीपुर में है। तो इस प्रकार से भी चीजों को आपको ध्यान रखना चाहिए। अब यहाँ पर हम अगर स्पर्श सेंटर की बात करें तो हालांकि पटना और गया में पहले से ही इस तरह का केंद्र संचालित है। तो कुल मिला के बात यहाँ पर यह होती है कि 7 जो नया केंद्र खुला है, तो अब इसकी संख्या बढ़कर हो गई है 9। तो 9 जगहों पर स्पर्श सेंटर अभी संचालित हो रहे हैं। तो डिजिटल इंडिया के तहत देश भर के 32 लाख सैन्य सेवा के पेंशन धारियों को इस प्लेटफॉर्म पर लाया गया है। इसका एक उद्देश्य है कि पेंशन जो दिया जाता है, कि रक्षा पेंशन जो दिया जाता है, इस प्रक्रिया को आसान बनाना है, जिस वजह से अभी हाल ही में इसकी शुरुआत की गई। अगर हम सरकारी आंकड़ों की बात करें तो सरकारी आंकड़ों के अनुसार इसमें बिहार के 81,000 सहित देश भर के कुल 22 लाख पेंशनधारी अब तक जुड़ चुके हैं। तो लगातार इसमें वृद्धि हो रही है। हालांकि ये आंकड़े आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जानकारी पर्पज से यहाँ पर हमने आपके समक्ष रखा, क्योंकि ये आंकड़े समय समय पर बदलते रहते हैं। अब यहाँ पर हम अगले पॉइंट की हम बात करें तो अगला पॉइंट हमारा है कि रक्षा सेवाओं की
वित्तीय सलाहकार एवं रक्षा लेखा महानियंत्रक रसिका चौबे ने 9 जून 2023 को, एक्चुअली हम यहाँ पर देखिए मिस टाइपिंग हुआ, आप लोग सुधार कर लेंगे, 9 जून 2023 को पटना के सरदार पटेल भवन से इन सेंटरों का ई उद्घाटन किया, यानी कि वर्चुअली इसका उद्घाटन किया गया। तो इस प्रश्न से संबंधित इतनी जानकारी यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे। फिलहाल अब यहाँ पर हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। प्रश्न है कि 66वीं नेशनल गेम्स 2022-23 प्रतियोगिता में बिहार की महिला फुटबॉल टीम ने किसे हराकर फाइनल में अपनी जगह बनाई है। देखिए यहाँ पर हम इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मेघालय को हराकर अभी बिहार की महिला फुटबॉल टीम ने फाइनल में अपना जगह कायम किया है। इस प्रश्न के हम राइट आंसर की बात करें या फिर एक्सप्लेनेशन की बात करें तो इस प्रतियोगिता का जो आयोजन है ये दिल्ली में हो रहा है। इसी पॉइंट को यहाँ पर लिखा गया कि दिल्ली में आयोजित हो रहे 66वीं नेशनल स्कूल गेम्स 2022-23 प्रतियोगिता में बिहार की महिला फुटबॉल टीम ने अनुभवी और मजबूत मेघालय की टीम को सेमीफाइनल में 1-0 से मात देकर फाइनल में अपनी जगह बनाई। तो ये यहाँ से ध्यान रखिएगा, सारी जानकारी हम आने वाले समय में आपको विस्तार पूर्वक जरूर देंगे। हालांकि हम बात करें बिहार के संदर्भ में खेल और खिलाड़ियों की तो पिछले 5 महीने से संबंधित या फिर पिछले 5 महीने में खेल और खिलाड़ियों से संबंधित बिहार के संदर्भ में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, इस वीडियो में हमने इसका एकदम से विस्तार पूर्वक संग्रह किया है। सारी जानकारी हमने आपके समक्ष विस्तार पूर्वक रखा है। निश्चित तौर पर यहाँ से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक जानकारी आपको दे दूं चक्षु पब्लिकेशन की बीपीएससी बेस्ट प्रैक्टिस सेट बुक्स के बारे में। ये बुक रिसेंटली लॉन्च हुआ है। बिहार में जो शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया है वो अब बीपीएससी के माध्यम से आयोजित होना है। इस एग्जाम को देखते हुए अभी हाल ही में ये प्रैक्टिस सेट बुक लॉन्च किया गया है। बिहार शिक्षक नियमावली 2023 को मद्देनजर रखते हुए ये बुक आपकी तैयारी का बेहतर तरीके से आकलन कर सकता है। निश्चित तौर पर अगर आप लोग इसे पढ़ेंगे तो सफलता का निर्धारण यहाँ से आपका हो सकेगा। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि चक्षु पब्लिकेशन की ये जो बुक है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये 2 भाषा में यानी कि हिंदी और अंग्रेजी में ये उपलब्ध है। ये कवर पेज है इस बुक का, ध्यान रखें। इस बुक को आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से भी इन दोनों बुक्स को नजदीकी बुक स्टॉल पर जाकर परचेज कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो ये हमारा प्रश्न है कि हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल भुगतान के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर पहुंच गया है। तो किसी भी विकल्प में यहाँ पर राइट आंसर नहीं दिया गया है, तो इस आधार पर हम चुनेंगे उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि विकल्प नंबर डी हमारा यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। जो नवीनतम रिपोर्ट आई है डिजिटल भुगतान को लेकर तो इसमें अपना भारत अव्वल आया है। ऐसे में वही जानकारी यहाँ पर आपके समक्ष रखा गया है विस्तार पूर्वक। पहले पॉइंट की बात करें तो डिजिटल पेमेंट के मामले में भारत रोजाना एक नया रिकॉर्ड बना रहा है और हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा डिजिटल पेमेंट करने के मामले में भारत टॉप पायदान पर या फिर शीर्ष पायदान पर पहुंच गया है। दरअसल हम आंकड़ों की बात करें तो रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 के दौरान भारत में करीबन 89.5 मिलियन डिजिटल लेन देन हुए हैं, यानी कि कह सकते हैं डिजिटल तरीके से जो लेन देन होता है उसकी संख्या को दर्शाया गया, उसी आधार पर ये रिपोर्ट जारी किया गया है। यानी कि डिजिटल लेन देन की संख्या के आधार पर देखा जाए तो भारत 89.5 मिलियन डिजिटल लेन देन के साथ पूरी दुनिया में शीर्ष स्थान पर आया है। एग्जाम पर्पज से ये आंकड़े आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ध्यान रखेगा। कई जगहों पर आपको लगभग 90 मिलियन डिजिटल लेन देन भी दिख सकता है। एग्जैक्ट डेटा है 89.5 मिलियन। अब यहाँ पर हम अगले पॉइंट में हम बात करें डिजिटल लेन देन में जो शीर्ष देश है, तो ये जो रिपोर्ट आई है ये संख्या के आधार पर, डिजिटल लेन देन की संख्या के आधार पर जून 2022 की रिपोर्ट है। तो पहले स्थान पर इसमें भारत है 89.5 मिलियन डिजिटल लेन देन के साथ, जबकि वहीं पे हम दूसरे स्थान की बात करें तो ब्राजील ये बहुत नीचे है 29.2 मिलियन। और वहीं पे हम बात करें अन्य देशों की तो चीन, थाईलैंड और दक्षिण कोरिया। तो यहाँ पर ये डिजिटल लेन देन की जो संख्या वो भी आप देख सकते हैं। तो इस प्रश्न से संबंधित इतनी जानकारी आप ध्यान रखेंगे। यहाँ से खास करके जो आंकड़े वाले प्रश्न होते हैं एग्जाम में बनते हैं। चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन यानी कि IATA का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा पीटर एल्बर्स, जिन्हें आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको जानकारी दे दूं कि भारत की सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनी इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स को हाल ही में इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन यानी कि IATA के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो राइट आंसर होगा पीटर एल्बर्स। यहाँ पर एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं कि वो किस एयरलाइन कंपनी के कह सकते हैं सीईओ थे, तो यहाँ पर हमने इस चीज को इंगित किया है इंडिगो के।
अगले पॉइंट में हम बात करें तो यहाँ पर हमने अगला पॉइंट लिखा कि वे इस पद पर अगले साल यानी कि 2024 तक बने रहेंगे, यानी कि 1 वर्ष की अवधि के लिए इनका चयन किया गया इस पद पर, और उन्होंने मौजूदा अध्यक्ष यवोन मंजी माकोला का स्थान लिया है। तो इस प्रकार से भी प्रश्न अराइज होते हैं एग्जाम में। अगले पॉइंट में अब यहाँ पर हम बात करें क्या है IATA। तो इसका जो पूरा नाम होता है वो अभी हमने आपको बतलाया, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, जो कि दुनिया की एयरलाइन का सबसे बड़ा संगठन है। जैसे कि जिस प्रकार से हम बात करें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, तो ये भारत के सभी बैंकों का संचालक है, यानी कि भारत में जो बैंकों का जो संचालन होता है वो रिजर्व बैंक के द्वारा ही किया जाता है। उसी आधार पर दुनिया में लगभग जितनी भी एयरलाइन कंपनी है वो इसी के अंतर्गत आती है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो वर्तमान में करीब 120 देशों की 300 विमान कंपनियां इसमें शामिल है। IATA की स्थापना की बात करें तो क्यूबा के हवाना में 19 अप्रैल 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। तो इतनी सारी जानकारी यहाँ से इनसे संबंधित आप ध्यान रखेंगे। अगला पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन नई दिल्ली में किनके द्वारा किया गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, अभी हाल ही में पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन नई दिल्ली में नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका राइट आंसर है। एक्सप्लेनेशन के तहत हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 जून 2023 को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और कन्वेंशन सेंटर में पहली बार राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया है। तो इस लिहाज से ये पहली बार इस प्रकार का सम्मेलन का उद्घाटन किया गया, फिर आयोजन किया गया, तो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हम यहाँ पर इसके उद्देश्य की बात करें तो इससे कॉन्क्लेव का उद्देश्य या फिर जो अभी हाल ही में जो आयोजित हुआ, इसका उद्देश्य सिविल सेवाओं की क्षमता निर्माण को बढ़ाना है, जिसको लेकर अभी हाल ही में इस तरह की पहल की गई है। अगले पॉइंट की बात करें तो यह सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम मिशन कर्मयोगी के तत्वाधान में यहाँ पर दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित हुआ, और इसका उद्घाटन 11 जून 2023 को नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। नेक्स्ट हम छठे प्रश्न की बात करें तो हाल ही में आयोजित क्रिकेट विश्व टेस्ट चैंपियनशिप यानी कि WTC का खिताब किस टीम ने जीता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। इस प्रश्न के हम राइट आंसर की बात करें तो अभी हाल ही में इस खिताब को यानी कि WTC का खिताब अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम किया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर इस खिताब को अपने नाम किया है। इसकी जानकारी यहाँ पर दिया गया है कि विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2022 का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 209 रन से हराकर अपने नाम किया। दरअसल इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम क्रिकेट इतिहास की सबसे सफल टीम बन गई है। अब यहाँ पर हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं, आगे के कुछ पॉइंट को देखकर आप खुद समझ पाएंगे। अगला पॉइंट है कि अब तक ऑस्ट्रेलिया 5 वनडे विश्व कप, 2 चैंपियंस ट्रॉफी और 1 T20 विश्व कप और साथ साथ 1 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली पहली टीम है। और इसके अतिरिक्त ऑस्ट्रेलिया पहली टीम बन गई है जिसने पुरुष क्रिकेट ICC की सभी ट्रॉफी पर कब्जा जमाया है। तो ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। हालांकि भारत के संदर्भ में बात करें तो क्रिकेट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में यह भारत की लगातार दूसरी हार है। देखिए आज के वीडियो में थोड़ा सा टाइपिंग में गड़बड़ी भी है, तो लगातार अगर हम बात करें WTC की तो भारत की लगातार इसमें दूसरी हार है। भारत अब तक एक भी बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप नहीं जीता या फिर नहीं जीत पाई है। दरअसल भारत के पास भी ये मौका था, अगर ऑस्ट्रेलिया को हरा देता तो भारत कह सकते हैं क्रिकेट इतिहास की सबसे सफल टीम बन जाती, क्योंकि इससे पहले यानी कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अतिरिक्त भारत ने भी सभी खिताब को अपने नाम किया है, लेकिन भारत को लगातार दूसरी बार मौकी खानी पड़ी और यह खिताब भारत की झोली से निकलकर ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में रहा। तो इस लिहाज से भारत यहाँ पर अनलक्की साबित हुआ। इतनी सारी जानकारी यहाँ से फिलहाल आपको ICC या फिर ये जो कह सकते हैं ICC की तरफ से जो विश्व टेस्ट चैंपियनशिप आयोजित हुआ यहाँ से संबंधित आप ध्यान रखेंगे। फिलहाल यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। सातवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कहाँ हाल ही में दुनिया की गुप्तचर प्रमुखों की गुप्त बैठक आयोजित हुई है। इस प्रश्न के हम राइट आंसर की बात करें तो अभी हाल ही में इसका आयोजन या फिर ये जो बैठक आयोजित हुआ ये सिंगापुर में आयोजित हुआ। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। आपको जानकारी दे दूं कि सिंगापुर में हाल ही में सुरक्षा से जुड़े विषयों पर संगरी ला डायलॉग या फिर वार्ता आयोजित किया गया था, और इसी दौरान यहाँ पर गुप्तचर बैठक भी आयोजित की गई। एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि संगरी ला डायलॉग या फिर वार्ता कहाँ आयोजित हुआ, तो ये भी हाल ही में सिंगापुर में आयोजित हुआ था और यहीं पर गुप्तचर बैठक भी आयोजित किया गया। दरअसल गुप्त बैठक की बात करें तो यह बैठक गुप्त थी, इसीलिए पहले से इस तरह की या फिर इसकी पूर्व जानकारी जो थी या फिर जो सूचना थी वो सार्वजनिक नहीं की गई थी। तो अभी जो बातें निकलकर सामने आई है, ध्यान रखिए इसका आयोजन या फिर जो आयोजित हुआ ये सिंगापुर में ही आयोजित हुआ।
और भारत के संदर्भ में बात करें तो इस बैठक में भारत की तरफ से रॉ प्रमुख सामंत गोयल ने भाग लिया था। चूंकि यहाँ पर अब बात हुई रॉ की, रॉ आखिर क्या है, इसके बारे में यहाँ पर जानकारी दिया गया है। रॉ का जो पूरा नाम होता है ये होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, अर्थात शॉर्ट में इसे कहा जाता है RAW या फिर रॉ। तो भारत की एक गुप्तचर संस्था है जिसका गठन भारत के पड़ोसी देशों पर निगरानी रखने एवं देश की सुरक्षा से जुड़ी सभी खुफिया जानकारियों का पता लगाने के लिए किया गया था, ताकि भारत देश को अन्य देशों के हमलों से बचाया जा सके। तो इसका जो नाम है ये है रॉ। इसी दृष्टिकोण को ध्यान रखते हुए या फिर इसी उद्देश्य के साथ इस संगठन की स्थापना की गई थी। हम यहाँ पर इसकी स्थापना की बात करें तो रॉ की स्थापना हुई थी 21 सितंबर 1968 को, यानी कि 21 सितंबर 1968 को, और इसका मुख्यालय वर्तमान में है नई दिल्ली में। तो इतनी सारी जानकारी ध्यान रखें। फिर अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, लेकिन एक जानकारी आपको दे दूं, जितने भी छात्र घर बैठे रहकर बीपीएससी एग्जाम की तैयारी में लगे हैं, ध्यान रखेंगे आपका जो 69वीं बीपीएससी एग्जाम है ये 30 सितंबर 2023 को प्रस्तावित है। इस एग्जाम को ध्यान रखते हुए बीपीएससी मेकर ऐप पर टेस्ट सीरीज लॉन्च किया गया है। बीपीएससी टेस्ट सीरीज की बात करें तो आपको ध्यान रखना है कुल 40 फुल लेंथ टेस्ट इसमें शामिल है, और सेक्शनल टेस्ट की बात करें तो इसकी संख्या है 20। तो कुल 60 टेस्ट यहाँ पर आपको एप्लीकेशन पे मिलने वाला है। ये ऑनलाइन मोड में है और तमाम टेस्ट का आप पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर पाएंगे। इसी कोर्स को जो आप यहाँ पर ये बैनर में देख रहे हैं, इसी कोर्स को बीपीएससी मेकर ऐप पर परचेज करना है। इसमें एक ऑफर है, ऑफर का लाभ लेने के लिए आप कूपन कोड इस्तेमाल करेंगे BM100 का। हालांकि इस कोर्स की बात करें तो इसमें करंट अफेयर्स का पूरा पैकेज मिल जाएगा। 2022 से अब तक का करंट अफेयर्स आपको मिल जाएगा और आगामी 1 वर्ष तक इसमें करंट अफेयर्स आपको मिलता रहेगा। इस कोर्स में आपका सिलेबस आधारित नोट्स है, संपूर्ण बिहार जीके और इसके अतिरिक्त बीपीएससी प्रीवियस ईयर पेपर और भी कई सारे स्टडी नोट्स शामिल है। निश्चित तौर पर यहाँ से आपकी बिहार की प्रतियोगी परीक्षा मुख्य रूप से खास करके हम बात करें तो 69वीं बीपीएससी एग्जाम में यहाँ से आपकी भरपूर हेल्प मिलने वाली है। चलिए अब यहाँ पर हम आ चुके हैं अगले 8वें प्रश्न पे। 8वां प्रश्न है कि हाल ही में खबरों में रहा आमचंग या फिर अमचांग वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ये असम में अवस्थित है, जो भी हाल ही में चर्चे का विषय था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि अमचांग वन्य जीव अभ्यारण्य में लगभग 90 जंगली हाथी रहते हैं, जो आंकड़े सरकारी आंकड़े हैं। तो 90 जंगली हाथी यहाँ पर रहते हैं, जो कि अक्सर सैन्य स्टेशन पर पहुंच जाते हैं, जिससे कि हाथी और मानव के बीच लगातार यहाँ पर संघर्ष देखने को मिलता है, जिस वजह से भारतीय सेना ने अमचांग वन्यजीव अभ्यारण्य में मानव हाथी संघर्ष को रोकने के उद्देश्य से एक इकोसिस्टम तैयार किया है, जिस वजह से अभी हाल ही में ये चर्चे का विषय था। अब यहाँ पर हम इस आमचंग वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो गुवाहाटी असम, जो कि असम के कामरूप जिले में अवस्थित है। यह अमचांग वन्यजीव अभ्यारण्य दुर्लभ और लुप्तप्राय जानवरों और पक्षियों के लिए एक छोटा अभ्यारण्य है। और एक इम्पोर्टेंट जानकारी इससे संबंधित यह है कि 19 जून 2004 को असम सरकार द्वारा इसे एक वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था। चूंकि यहाँ पर सेना की बात हुई तो ऐसे में भारतीय सेना प्रमुखों की सूची आप देख रहे हैं, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। इस वजह से हमने कई बार विस्तार पूर्वक आपको रिवाइज भी कराया है। तो थल सेना प्रमुख वर्तमान में है या फिर जो जनरल है वो मनोज पांडे। वायु सेना प्रमुख एयर मार्शल VR चौधरी, इनका पूरा नाम है विवेक राम चौधरी। नौ सेना प्रमुख अर्थात एडमिरल की बात करें तो वर्तमान में R हरि कुमार। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है जनरल अनिल चौहान, ये भारत के द्वितीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है। इससे पहले यानी कि पहले जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे भारत के वे थे बिपिन रावत। और उप प्रमुख की बात करें तो थल सेना उप प्रमुख है सुचेंद्र कुमार, वायुसेना उप प्रमुख आशुतोष दीक्षित और नौसेना उप प्रमुख संजय जसजीत सिंह, जो कि हाल ही में नियुक्त हुए। तो इतनी सारी जानकारी यहाँ से ध्यान रखें। अब दोस्तों अगले प्रश्न पे जाने से पहले आज के मैं इस वीडियो का आपको टारगेट दे रहा हूँ 1000 लाइक का। जब तक मैं आप लोगों को बोलता नहीं हूँ आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते। पिछले वीडियो में हमने आपको टारगेट दिया था 1000 लाइक का। 1000 टारगेट तो पूरा नहीं हुआ लाइक का, लेकिन 800 तकरीबन हमने लाइक प्राप्त किया। तो हमें एक प्रकार से आइडिया मिलता है कि हमारे वीडियो आपको पसंद आते हैं। तो मैं इसलिए आपको कहता हूं अगर आपको वीडियो पसंद आए तभी वीडियो को लाइक कीजिए, अन्यथा आप डिसलाइक भी जरूर कीजिए, ताकि मुझे पता चलेगा कि हमारा मेहनत आपके लिए लाभदायक हो रहा है या फिर नहीं। तो इससे एक प्रकार की नई ऊर्जा का संचार होता है और भी बेहतर तरीके से आपके लिए चीजें उपलब्ध कराने का मतलब एक प्रकार का मतलब मन करता है। तो इस प्रकार से ध्यान रखिए, अगर लगे कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चलिए यहाँ पर हम आ चुके हैं 9वें प्रश्न पे। प्रश्न है कि हाल ही में आयोजित एशियन अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 की पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा। तो ये हाल ही में जो एशियन अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया, इसमें भारत तीसरे स्थान पर रहा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा।
संबंधित तथ्यों की जानकारी यहाँ पर दर्शाया गया है कि जो इसका आयोजन था ये दक्षिण कोरिया के येचियोन में किया गया। इसी पॉइंट को यहाँ पर लिखा गया कि दक्षिण कोरिया के येचियोन में आयोजित एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत 6 स्वर्ण, 7 रजत और 6 कांस्य, कुल 19 पदक के साथ पदक तालिका में तीसरे स्थान पर रहा। यानी कि 19 पदकों में 6 गोल्ड और 7 सिल्वर और इसके अतिरिक्त 6 ब्रॉन्ज मेडल के साथ भारत कुल 19 पदक के साथ पदक तालिका में तीसरे स्थान पर रहा। हालांकि इस प्रतियोगिता में कुल 23 पदक के साथ जापान पहले स्थान पर रहा। इन 23 पदकों में 14 स्वर्ण, 4 रजत और 5 कांस्य पदक शामिल था। अगले पॉइंट की बात करें तो 19 पदक, जिनमें 11 स्वर्ण, 5 रजत और 3 कांस्य के साथ चीन दूसरे स्थान पर रहा। अब यहाँ पर आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि भारत ने भी 19 पदक अपने नाम किया और चीन ने भी 19 पदक अपने नाम किया, जबकि चीन को दूसरा स्थान मिला जबकि भारत को तीसरा मिला। ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा इसलिए हुआ, आप यहाँ पर देखिए भारत वाले में जो हमने दर्शाया है कि भारत ने 6 स्वर्ण पदक इस प्रतियोगिता में अपने नाम किया, जबकि चीन के संदर्भ में बात करें तो 11 स्वर्ण पदक चीन ने अपने नाम किया। भले ही पदकों की संख्या कुछ भी हो, लेकिन जो पदक तालिका जो बनती है, जो तैयार होती है, उसमें अगर पदकों की संख्या समान होती है तो स्वर्ण पदक जिसका भी ज्यादा होता है उसे ऊपर रखा जाता है। तो यहाँ पर यही देखने को मिला कि इसमें भारत को जो स्थान मिला वो चीन के बाद मिला। अब यहाँ पर हम आगे बात करेंगे पदक विजेताओं की भारत के संदर्भ में। यहाँ पर हमने लिखा भी है कि भारतीय पदक विजेता, यहाँ से भी आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे, आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुल 19 पदकों की जो जानकारी हमने आपको दिया, वो 19 एथलीट कौन है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। चलिए फिलहाल यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। 11वां नहीं बल्कि 10वां प्रश्न है कि महिला जूनियर एशिया कप हॉकी का खिताब हाल ही में किसने जीता है? तो इस खिताब को भी हाल ही में भारत ने अपने नाम किया है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में भारत ने हाल ही में 4 बार के चैंपियन रहे दक्षिण कोरिया को 2-1 से हराकर पहली बार महिला जूनियर हॉकी एशिया कप का खिताब अपने नाम किया। ये यहाँ से जाने की दक्षिण कोरिया को हराकर 2-1 से हराकर भारत ने इस खिताब को अपने नाम किया है। दरअसल भारत की तरफ से जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, जो डेटा आप देख रहे हैं, 2-1 से भारत ने हराया, यानी कि भारत की तरफ से 2 गोल किया गया। तो भारत के लिए अनु और नीलम ने 2 गोल दागे, जबकि हम दक्षिण अफ्रीका तो एकमात्र गोल पार्क सियो योन के द्वारा किया गया। तो ये यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगले पॉइंट में हम बात करें तो इससे पहले भारत के संदर्भ में ये पॉइंट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर हम बात करें यहाँ पर महिला जूनियर एशिया हॉकी कप की या फिर एशिया कप हॉकी की, तो भारत के संदर्भ में ये पॉइंट इंपॉर्टेंट इसलिए है, आप यहाँ पर देखिए। तो इससे पहले महिला जूनियर एशिया कप में भारत का जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था वो 2012 में था। महिला जूनियर एशिया कप में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2012 में आया था। इसमें हम बात करें तो भारतीय महिला टीम बैंकॉक में पहली बार फाइनल में जगह बनाई थी या फिर फाइनल में पहुंची थी, लेकिन चीन से 2-5 से हार गए थे। तो ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। ये दूसरी बार है जब भारत कह सकते हो फाइनल में जगह बनाई और दक्षिण कोरिया को हराकर महिला जूनियर हॉकी एशिया कप का खिताब अपने नाम किया है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में भारत में चौथा सबसे बड़ा निवेशक बनकर उभरा है? तो नवीनतम जो रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट के आधार पर संयुक्त अरब अमीरात इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। दरअसल यहाँ पर विकल्प नंबर ए में संयुक्त अरब अमीरात अर्थात यूएई है, तो ये हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर यह ध्यान रखें कि उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक वित्तीय वर्ष में यूएई से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अर्थात एफडीआई सालाना आधार पर 3 गुना होकर 3.35 अरब डॉलर हो गया, जो कि पिछले वित्त वर्ष में महज 1.03 अरब डॉलर था। इसमें 3 गुना की वृद्धि देखी गई है। तो भारत में एफडीआई के लिहाज से यूएई वित्त वर्ष 2021-22 में 7वें स्थान पर था, लेकिन जो नवीनतम डेटा आई 2022-23 को लेकर, तो इसमें चौथे स्थान पर पहुंच गया है। इसी आधार पर यहाँ पर प्रश्न बना है कि भारत में ये जो चौथा निवेशक बनकर उभरा है, ये देश है यूएई अर्थात संयुक्त अरब अमीरात। अगले पॉइंट की बात करें तो हालांकि बीते वर्ष में 17.2 अरब डॉलर के निवेश के साथ सिंगापुर भारत में सबसे बड़ा निवेशक था। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखें। निवेशक अगर हम बात करें भारत के संदर्भ में, तो सिंगापुर भारत का सबसे बड़ा निवेशक है। पिछला जो वित्तीय वर्ष को लेकर अभी हाल ही में रिपोर्ट आई, उसमें ये सारी बातों का जिक्र किया गया। जबकि दूसरे स्थान की बात करें तो इसके बाद मॉरिशस 6.1 अरब डॉलर के साथ दूसरे स्थान पर, अमेरिका इसमें तीसरे स्थान पर 6 अरब डॉलर के साथ रहा। तो ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। भारत के संदर्भ में ये सारे आंकड़े आपके लिए महत्वपूर्ण है। 12वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हाल ही में टेनिस के इतिहास में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी बने हैं? ये भी बहुत ज्यादा चर्चे में है। इस प्रश्न की हम राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के स्टार टेनिस खिलाड़ी हैं, जिन्हें आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख रहे हैं।
दरअसल यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि सर्बिया के स्टार टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने पेरिस में खेले गए फ्रेंच ओपन के फाइनल मुकाबले में नॉर्वे के युवा खिलाड़ी कैस्पर रूड को हराकर अपने कैरियर का 23वां ग्रैंड स्लैम खिताब अपने नाम किया है। और इस जीत के साथ ही उन्होंने राफेल नडाल को पीछे छोड़ दिया, जिनके नाम 22 ग्रैंड स्लैम जीतने का रिकॉर्ड है। तो यहाँ से इतनी सारी जानकारी आपको ध्यान रखना। कई बार हमने देखा है कि इस प्रकार से भी एग्जाम में प्रश्न बने हैं, जो स्टार टेनिस खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच, वो कहाँ के रहने वाले हैं या फिर किस देश से संबंधित है। तो सर्बिया से संबंधित है और इन्होंने नॉर्वे के खिलाड़ी कैस्पर रूड को हराकर इस खिताब को अपने नाम किया है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको ये ध्यान रखना है कि राफेल नडाल का जो रिकॉर्ड था 22 ग्रैंड स्लैम का, वो अब टूट चुका है, जो कि अब हाल ही में 23 ग्रैंड स्लैम खिताब अपने नाम किया है नोवाक जोकोविच ने। तो इतनी सारी जानकारी यहाँ पर ध्यान रखिए। अब यहाँ पर हम चलते हैं आज की इस वीडियो के प्रश्न की ओर। प्रश्न की निम्नलिखित में से किस तिथि को पटना के बाद दरभंगा में बिहार का दूसरा अत्याधुनिक तारामंडल आम लोगों के लिए खोल दिया गया है? इसको लेकर कंप्लीट जानकारी हमने आपको दिया है। आपको बताया कि पहले इसे आंशिक तौर पर स्कूली विद्यार्थियों के लिए खोला गया था, लेकिन आम लोगों के लिए हाल ही में खोला गया। और विस्तार पूर्वक जानकारी यहाँ से हमने आपके साथ साझा किया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जाइए और वहाँ पर विस्तार पूर्वक लिखिए। और जो जानकारी हमने आपको इस बुक के बारे में दिया था, चक्षु पब्लिकेशन की ये बुक है, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इसे परचेज कर सकते हैं। साथ ही नज़दीकी बुक स्टॉल पर भी ये आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। जाते जाते इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।